आप सबका दिल से स्वागत है। जब भी माइकल जैक्सन का नाम आता है तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपने उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, आपको उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होगी। बट अगर मैं ये बात बोलूँ कि आपको उनके बारे में सिर्फ 10% पता है। माइकल जैक्सन जब छोटे थे तब उनके साथ जो चीज़ें हुई थी, तो जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो उन्होंने जो चाइल्डहुड में देखा था, तो इसके लिए उन्होंने फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें की, अच्छी चीज़ें, बट वो चीज़ उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया और वो चीज़ में बुरी तरीके से अटक गए। इसके अलावा बहुत फेम था, बट ऐसी चीज़ें थी उनकी लाइफ के अंदर हेल्थ से रिलेटेड कि आप जब सुनोगे तो आप बोलोगे यार ऐसा सब भी था। उनकी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर लोग 50 बातें करते हैं, बट उनकी जो सर्जरी हुई है, एक एक जो उनकी सर्जरी हुई है उसके पीछे का कारण जब आप सुनोगे कहानी, गूस बम्स छोड़ डालते हैं हम। बट आप है ना, वो कहानी सुनोगे ना तो मतलब आपको 2-3 दिन तक वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर घूमेगी कि ऐसा सब भी है। इसके अलावा एक इंसान जब पैसे वाला होता है तो वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है और उसे इन्वेस्टमेंट करते वक्त कैसे लोग मिलते हैं। उसके बाद जब उसे पता चलता है कि भाई ये इंसान ऐसा है, तो उसके साथ माइकल डील कैसे करते हैं। प्लस उनके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ का इल्ज़ाम लगाया गया, उनके ऊपर चाइल्ड मॉलेस्टेशन का इल्ज़ाम लगाया गया। जो ये चीज़ें लोगों ने की है वो क्यों की है और उसके बाद माइकल उसके साथ कैसे डील करते हैं। आप जब ये कहानी देखोगे, कहानी सुनने के बाद 2 मिनट के लिए ऐसा हो जाएगा और डेफिनेटली आप माइकल के बारे में सोचोगे कि यार कहाँ से इसने शुरू किया था, कितना पैसा, और उसके बीच में ये जो 50 साल की उनकी ज़िंदगी थी उसके बीच में ये क्या क्या चीज़ें हुई है उनके साथ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर रोकता हूँ, मैं डायरेक्ट कहानी चालू करता हूँ। आप इतनी भी कहानी मिस मत करना। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। माइकल जैक्सन का जन्म होता है 29 अगस्त 1958, गैरी, इंडियाना, यूएसए। माइकल के डैड का नाम रहता है जोसेफ, जो गिटार बजाते हैं, और माइकल की मॉम का नाम रहता है कैथरीन, जो पियानो बजाती है। 10 बच्चों के बीच माइकल था 8 नंबर पे। माइकल का जन्म होता है एक छोटे से घर में। खाने से लेके बेड से लेके सब चीज़ शेयर करते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स आपस में। फाइनेंशियली वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब माइकल के जो डैड थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, हार्श थे। उन्हें ऐसा लगता था कि म्यूज़िक ही एक ऐसा रास्ता है जो उन्हें गरीबी में से निकाल सकता है। अब माइकल बहुत छोटी सी उम्र में 5 से 6 साल का रहता है, तब उसके ब्रदर्स के बैंड में वो ज्वाइन करता है। वो गाना गाता है, डांस करता है। बचपन से वो इस तरीके से डांस करता था कि मानो कि उसके पैर में कोई मैजिक है। अब माइकल ने अपने ब्रदर्स को ज्वाइन किया था, वो बैंड का नाम था दी जैक्सन 5। अब उसके डैड जो थे, रिहर्सल के वक्त भी अगर वो थोड़ा भी ऊपर नीचे करता था, मतलब अगर माइकल से छोटी मोटी भी गलती होती थी तो उसके डैड उसे डांटते थे, मारते थे। अब माइकल का जो चाइल्डहुड था उसके अंदर नो रेगुलर स्कूल, नो क्लोज फ्रेंडशिप, नो प्लेइंग आउटसाइड। जैसे दूसरे बच्चे खेलते हैं वैसे माइकल नहीं खेलता था। उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता था रिहर्सल, रिकॉर्डिंग, परफॉर्मिंग। मैंने जो आपको ये बात बताई है माइकल का चाइल्डहुड कैसा जा रहा था उससे लेकर, तो ये बात आप याद रखना। अब जैसे मैंने कहा कि माइकल और उसके ब्रदर ने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, दी जैक्सन 5। वो लोग अलग अलग जगह पर जाकर शोज़ करते थे। अब कहते हैं ना, वो जो है वो रास्ते खोलता है। बॉबी टेलर एक सिंगर थे, उन्होंने माइकल को गाते हुए देखा और माइकल का स्टेज प्रेजेंस भी देखा। उसके बाद वो माइकल से और माइकल के ब्रदर जो मतलब ग्रुप था जैक्सन 5, उससे इतने इम्प्रेस हो गए कि बॉबी टेलर ने मोटाउन म्यूज़िक रिकॉर्ड, एक म्यूज़िक कंपनी थी, उस म्यूज़िक कंपनी का ध्यान खींचा दी जैक्सन 5 ग्रुप की तरफ। बॉबी टेलर ने जैक्सन 5 ग्रुप का ऑडिशन अरेंज किया मोटाउन रिकॉर्ड्स में। अब जैक्सन 5 के ग्रुप ने ऑडिशन दिया बैरी के सामने। बैरी कौन थे? तो फाउंडर थे मोटाउन रिकॉर्ड्स के, मोटाउन म्यूज़िक कंपनी के। पहले तो बैरी थोड़े हेजिटेट हुए चाइल्ड एक्ट्स देख के, बट थोड़ी देर के बाद उन्होंने माइकल का परफॉर्मेंस देखा, बस, और उन्होंने अपना माइंड बदल लिया। 1968 में दी जैक्सन 5 जैक्सन ब्रदर्स ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट मोटाउन के साथ। वो पहली स्टेप थी माइकल की राइज टू स्टारडम। अब मोटाउन रिकॉर्ड्स के अंदर दी जैक्सन 5 को मैसिव सक्सेस मिला, स्पेशली सॉन्ग्स लाइक आई वॉन्ट यू बैक, ABC, आई विल बी देयर। शुरुआत में तो सब चीज़ें सही चली, ये चीज़ें थोड़े सालों तक भी सही चली, बट आहिस्ते आहिस्ते
थोड़े डिफरेंसेस पैदा होने लगे। 6 साल तक इन्होंने काम किया मोटाउन के साथ। 6 साल के बाद वो लोग ने मोटाउन रिकॉर्ड छोड़ दिया और 1975 में वो लोग ने साइन किया एपिक रिकॉर्ड्स। बट यहाँ पर एक अलग चीज़ हुई। माइकल जब मोटाउन में था तब माइकल को पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं मिलता था। गाने भी उसे लिखने होते थे बट वो भी उसे अलाउ नहीं करते थे। वो लोग टाइट कंट्रोल में रखते थे। अब माइकल के पास बहुत आइडियाज़ थी, बहुत टैलेंट था। अब ये लोग ने जब एपिक रिकॉर्ड साइन किया तब माइकल ने सोच लिया कि मैं पूरी दुनिया में अपना टैलेंट दिखाऊंगा। तो माइकल को अपने हिसाब से काम करना था। माइकल की सोच उस वक्त ये थी कि मैं अभी सोलो जाता हूँ, सोलो परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि उसे पता था वो क्या करके दिखा सकता है। माइकल को जिस मौके की तलाश थी वो मौका माइकल को मिला। माइकल का सबसे पहला सोलो परफॉर्मेंस अंडर एपिक रिकॉर्ड्स आता है डोंट स्टॉप अंटिल यू गेट इनफ। मतलब सिंपल था, जो उनके दिमाग में चल रहा था बस उसी पर उन्होंने परफॉर्मेंस की और गाना गाया। ये था 1979 में। ये जो सॉन्ग उन्होंने गाया था वो था ऑफ द वॉल एल्बम का। अब 1979 की एल्बम ऑफ द वॉल एमजी की बहुत हिट हो जाती है। उन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिलता है। 1979 में उन्हें कामयाबी मिली। बट उस वक्त एक प्रॉब्लम भी हुई थी। ऑफ द वॉल एल्बम की रिहर्सल के वक्त वो स्टेज से गिर गए थे, उनकी नाक टूट गई थी और उसके लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी। बट सर्जरी कराने के बाद उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुआ तो उन्हें सेकेंड सर्जरी भी करानी पड़ी थी। तो बहुत भारी सक्सेस मिला। बट ये एक चीज़ हुई थी तब। उसके बाद उनका एल्बम आता है थ्रिलर 1982 में। थ्रिलर उनकी बेस्ट सेलिंग एल्बम बन जाती है ऑफ ऑल दी टाइम। 1983 में माइकल साइन करते हैं $5 मिलियन की डील पेप्सी के साथ। ये उस टाइम पर बहुत बड़ी एंडोर्समेंट डील थी। अब वो पेप्सी कमर्शियल की शूट कर रहे थे तब एक एक्सप्लोजन होता है और उनके बाल में आग लग जाती है। उनके स्कैल्प और फेस पर सेकेंड थर्ड डिग्री बर्न हो जाता है। अब उनको बर्न होता है तो डेफिनेटली सर्जरी भी होगी। ये जो उनका एक्सीडेंट होता है उस दिन से वो पेन किलर लेना चालू करते हैं। आता है 1985। अब माइकल सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करने की और उनकी नज़र जाती है ATV म्यूज़िक कंपनी पर। ATV म्यूज़िक पब्लिशिंग कंपनी थी जिसके पास राइट्स थे बहुत सारे सॉन्ग के। तो माइकल वो म्यूज़िक कंपनी खरीद लेते हैं $41.5 मिलियन में। इस तरीके से उनके राइट्स हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40,000 सॉन्ग्स पर। तो इससे क्या होगा, उनका रेवेन्यू जनरेट होते जाएगा रॉयल्टी के थ्रू। माइकल की लाइफ हम जैसे सोचते हैं इतनी ईजी नहीं थी। पैसे आते जा रहे थे बट पैसे के साथ साथ माइकल की लाइफ में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी। 1986 में उन्हें डायग्नोस किया गया था लुपूस डिजीज से। अब लुपूस क्या है? क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें बॉडी की जो इम्यून सिस्टम रहती है वो अटैक करती है हमारे हेल्दी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स पे और उन्हें डैमेज करती है। ये डिजीज़ ने माइकल को इफ़ेक्ट किया स्किन पर। उसी साल माइकल को और एक बीमारी ने जकड़ा जिसका नाम था विटिलिगो। अब विटिलिगो तो आपको पता होगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इमेज भी डाला है वाइट पैचेस। ये दोनों बीमारी ने माइकल जैक्सन को पकड़ लिया था। इससे माइकल अवॉइड करते थे सन एक्सपोजर। वो हैट पहनते थे, वो ग्लव्स पहनते थे, लॉन्ग स्लीव्स के टी शर्ट या शर्ट या समटाइम अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट स्किन। अब उनकी स्किन पूरी वाइट हो गई तो लोगों ने अलग अलग चीज़ें कही बट रियल रीज़न यही था कि वो जो दोनों बीमारी थी लुपूस और विटिलिगो, उसके वजह से उनकी स्किन में पैचेस आ गए थे। वो काफ़ी हद तक मेकअप से, ग्लव्स से वो सब चीज़ों को छुपाते थे। बट एक टाइम के बाद डॉक्टर के कहने पर उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करा लिया। तो इस तरीके से उनका जो कलर था वो वाइट हो गया। और उसके बाद साल आता है 1988 और माइकल ने ख़रीदा उनका ड्रीम हाउस नेवरलैंड रेंच। $19.5 मिलियन में उन्होंने ख़रीदा, जो था 2700 एकड़। और इसके अंदर उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। एम्यूज़मेंट पार्क, प्राइवेट ज़ू। नहीं पता था ये सब वो बना रहे बच्चों के लिए। बट आगे चल के की लाइफ में ये सब चीज़ों को लेकर क्या क्या तकलीफ़ आने वाली है। पैसे तो बहुत आ रहे थे, इसके साथ साथ बीमारी भी आ गई थी, इसके साथ साथ खुशी भी आते जा रही थी, तो और भी चीज़ें होते जा रही थी। उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा, ये चीज़ हर जगह फैली कि वो जीना चाहते हैं 150 साल तक। और इसके लिए वो बहुत अलग तरीके की डाइट कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उनके साथ, हर एक चीज़ का उनका ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ तक कि एक बार वो एक ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर सोए थे तो वो पिग भी लीक हो गई और लोगों को लगा ये भी कनेक्टेड है। 150 ईयर्स उन्हें जीना है उसके लिए। बट वो ऑक्सीजन चैम्बर में वो सिर्फ 1 या 2 बार गए थे। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि भाई ये सिर्फ मैं फ़न के लिए अंदर गया था, एक क्यूरियोसिटी के लिए गया था मैं।
कहाँ कहाँ पर ये भी लिखा गया था कि वो हेल्थ की रिकवरी के लिए सिर्फ 1 या 2 बार ऑक्सीजन चेंबर में गए थे। बट हाँ, वो डॉक्टर से कनेक्टेड थे, उनकी डाइट रहने दो, कैसा खाना है, क्या खाना है, वो सब चीज़ों को लेकर उनके ऊपर बहुत ध्यान रखा जाता था। बट ऐसा कुछ नहीं था कि उससे 150 साल जीना है, इसलिए वो ये सब प्लानिंग करते थे। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, एक एक चीज़ ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जो माइकल के साथ होने वाला है तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा और आपके खुद के पास रिज़ल्ट रहेगा कि उसमें माइकल का हाथ था या नहीं था। अब माइकल का जो चाइल्डहुड था वो सिर्फ काम में गया। नॉर्मल बच्चे लोग खेलते कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, वैसी सब चीज़ों की जगह पे वो गाना गाता था, रिहर्सल करता था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो माइकल ने जो खुद का घर भी लिया था तो उसमें बच्चों से रिलेटेड उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। अब माइकल को ये नहीं पता था कि उसका ये जो बच्चों के लिए प्यार है वही आगे चल के उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा और उसके वजह से उसकी हेल्थ और ख़राब होगी। मई 1992 जैक्सन की कार ख़राब होती है लॉस एंजलिस में और उसे टो करके गैरेज में लेके जाते हैं, रेंट ए व्रेक गैरेज, जिसके मालिक रहते हैं मिस्टर डेविड, जो जॉर्डन के स्टेप फादर रहते हैं। अब जॉर्डन तब 12 साल का लड़का रहता है, जो जैक्सन का, माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फ़ैन रहता है। जॉर्डन के स्टेप फादर माइकल को कहते हैं जॉर्डन को कॉल करने के लिए। थोड़े दिनों बाद माइकल जॉर्डन को कॉल करता है और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जॉर्डन माइकल के घर पे आता जाता है, बट माइकल को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। 1993 में जॉर्डन और उसके फादर इल्ज़ाम लगाते हैं माइकल जैक्सन पर कि उसने जॉर्डन 13 साल के लड़के को सेक्सुअली अब्यूज़ किया। अब माइकल जब ये सुनता है तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है कि ये क्या है। मैं तो बच्चे लोग को एकदम प्यार से रखने वाला इंसान हूँ, मैं जो प्यार से रखता हूँ वो चीज़ को ये लोग ने कुछ अलग तरीके से ही लिया और मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अब यहाँ पर और एक चीज़ आती है, माइकल की बहन रहती है लातोया, वो शॉकिंग बातें बोलती है, वो बिलीव करती है कि जो माइकल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो सही है, मतलब वो सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। उसने ये स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद 1994 में वो अपना स्टेटमेंट चेंज करती है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया था माइकल के ख़िलाफ़ ये स्टेटमेंट पास करने के लिए। अब वो जो बच्चे ने इल्ज़ाम लगाया था तो माइकल ने क्लियरली मना किया कि मैंने ऐसे कुछ गलत चीज़ें की ही नहीं हैं। उसके बाद जब माइकल की मीटिंग होती है उसकी टीम के साथ, तो माइकल की टीम कहती है एक चीज़ है कि ये लंबा चलते रहेगा और तुम्हारी रेप्यूटेशन और ख़राब होते जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर देते हैं और उस लड़के को $23 मिलियन दिए जाते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए। बट माइकल ये चीज़ क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने किया है या गिल्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम ने मुझे एडवाइस दिया है ये खींचने की जगह पे और रेप्यूटेशन ख़राब करने की जगह पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना सही चीज़ है। और ये चीज़ माइकल ने हर जगह पर कही। Resolve the case. This could be something that could go on for 7 years. I could never harm a child. किसी को ऐसा ना हो कि माइकल ने गिल्ट में आके पैसे दिए हैं। और ये जो सेटलमेंट का अमाउंट था $23 मिलियन का, इसका लार्ज पोर्शन इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया था। अब ये इंश्योरेंस कंपनी ने क्यों पे किया था? क्योंकि माइकल के पास था लायबिलिटी इंश्योरेंस। जॉर्डन की फैमिली ने फाइल किया था सिविल लॉ सूट, और सिविल लॉ सूट आता है लायबिलिटी कवरेज में। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो हो गया, बट ये चीज़ से माइकल एक अलग ही जोन में चले गए थे। वो थोड़ा प्राइवेट रहने लगे थे, वो डिप्रेशन जोन में भी चले गए थे, बट वो हर चीज़ में अपने आप को हैंडल कर रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद माइकल ने शादी की 1994 में लीसा मैरी से। 1995 आता है। अब 1995 में माइकल पार्टनरशिप करते हैं सोनी म्यूज़िक के साथ। अब उनका कैरियर अच्छा चल रहा था, सोनी म्यूज़िक कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी हो गई थी, बट 1996 में उनका पहला डिवोर्स होता है। उसके बाद वो फिर से शादी करते हैं 1996 में डेबी के साथ, बट वो शादी भी उनकी टूट जाती है 1999 में। अब 1999 में माइकल के साथ और एक चीज़ होती है, वो अर्थ सॉन्ग परफॉर्म कर रहे थे जर्मनी में। परफॉर्म करते वक्त वो 10-15 फीट ऊपर से गिरते हैं। डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड उनका परफॉर्मेंस फिनिश करते हैं लाइक प्रो। उस एक्सीडेंट में उनका स्पाइन डैमेज हो गया था, उनके एंकल में इशू हो गया था, उन्हें माइनर बर्न्स भी आए थे। उस दिन के बाद से उन्हें बैक पेन भी चालू हो गया था। अब तक वो सोनी म्यूज़िक के साथ पार्टनरशिप में थे। सोनी म्यूज़िक के साथ मिलकर वो एल्बम्स भी बनाते हैं, बहुत सारे पैसे भी अर्न करते हैं रॉयल्टीज़ में। बट उसके बाद उनका प्लान होता है बहुत महंगी एल्बम बनाने का, जिसका नाम रहता है इनविंसिबल, और इस एल्बम का कॉस्ट रहता है $30 मिलियन to $40 मिलियन। क्यों ये एल्बम इतनी एक्सपेंसिव थी आप पढ़ सकते हो।
अब बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक्सपेंस करके माइकल ने वो एल्बम बना तो दी और 2001 में इनविजिबल एल्बम रिलीज़ भी हो गई। अब यहाँ से शुरू होता है सब प्रॉब्लम। सोनी म्यूज़िक उनकी इस एल्बम को इतना प्रमोट नहीं करता। अब बहुत टाइम से माइकल सोनी म्यूज़िक के अंदर बहुत सारी चीज़ें मार्क कर रहे थे, बट जब बिल्डअप यहाँ तक हो जाता है उसके बाद फिर माइकल को गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। माइकल की एक स्पीच थी नेशनल एक्शन नेटवर्क हेडक्वार्टर्स में जो था हार्लेम में। वहाँ पर वो डायरेक्ट कहते हैं रिकॉर्ड कंपनी रियली डू कॉन्स्पायर अगेंस्ट द आर्टिस्ट, दे स्टील, दे चीट, दे डू व्हाटएवर दे कैन। सोनीज मतलब सोनी म्यूजिक के टॉमी मोटोला, ही इज मीन, ही इज रेसिस्ट, ही इज वेरी वेरी डेविलिश। Sony, Tommy Mottola. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. बस सोनी म्यूज़िक कंपनी के साथ उनका झगड़ा हुआ और वो अलग हो गए। अभी ऐसा नहीं था कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी, अभी उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम बाकी थी। 2003 में फिर से और एक लड़के ने, 13 साल का एक लड़का था जिसका नाम था गेविन, उसने इल्ज़ाम लगाया माइकल पर चाइल्ड मोलेस्टेशन का और उसे अल्कोहल देने का। ये 2003 की बात है, बट माइकल मिलता है गेविन को 2000 में, जब गेविन 10 साल का था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था कैंसर का। तब गेविन की विश थी कि वो माइकल से मिले और गेविन की विश के बारे में माइकल को पता चलता है वाया। माइकल ने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, गेविन के साथ बात की। उसके बाद माइकल ने इनवाइट किया गेविन को अपने घर पर फैमिली के साथ। माइकल को नहीं पता था कि वो गेविन की विश तो पूरी कर देंगे, बट आगे चल के उनकी खुद की लाइफ में गेविन के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। बस वहाँ से जो उनकी पहचान हुई थी तो गेविन भी माइकल के घर पे आने लगा था और 2003 में उसने इल्ज़ाम लगाया माइकल के ऊपर। माइकल डिनाइड करते सब एलिगेशन को, वो कहते हैं वो किसी बच्चे को कभी हार्म नहीं कर सकते। अब माइकल के घर पर 2 बार रेड होती है, नवंबर 18, 2003, दिसंबर 3, 2004। माइकल के घर से कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव, इवन रेड के वक्त जैक्सन के फ़ोटोज़ मिलते हैं चिल्ड्रन के साथ जिसके अंदर गेविन भी था। माइकल कहते हैं शेयरिंग हिज बेड विद चिल्ड्रन इट वाज नॉन सेक्सुअल, इट वाज बेस्ड ऑन हिज इनोसेंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड एंड लव। सिंपल मतलब वो कोई ऐसा नहीं था कि उसमें गंदी चीज़ इन्वॉल्व हो, वो बस बच्चों से प्यार करते थे तो साथ में बेड पर सोना, खेलना, कूदना। जून 13, 2005 को माइकल जैक्सन को कम्प्लीटली फ्री कर दिया गया। सब चार्जेस से उन्हें एक्विडेट किया गया कि वो गिल्टी नहीं है, वो निर्दोष है। बट 2005 के बाद वो जहाँ पर रहते थे उनका ड्रीम हाउस, उन्होंने वो घर छोड़ दिया। 2005 से 2006 के बीच वो बहरान चले गए रहने के लिए। उसके बाद 2006 से 2007 में वो आयरलैंड में थे। 2007 में वो यूएस फिर से आए, तब वो लास वेगास में थे। और 2008 के अंदर लॉस एंजलिस में माइकल ने एक मेंशन लिया लीज पर और उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली कि अब वो कम बैक करेंगे दिस इज इट एल्बम से। तो उसके लिए उन्होंने ज़ोरदार तैयारी कर ली थी। अब आता है वो दिन, जून 25, 2009, सुबह के 1 बजे माइकल को नींद नहीं आ रही थी और बहुत टाइम से ये चीज़ चल रही थी क्योंकि माइकल की लाइफ में जो चीज़ें हुई थी उसके बाद से माइकल को नींद आने में प्रॉब्लम होता था। माइकल के जो पर्सनल फिजिशियन थे डॉक्टर कॉनराड मुरे, उन्होंने सुबह के 1:30 बजे 10 mg की डाइज़ेपाम दी, बट माइकल को नींद नहीं आई। 2 बजे सुबह के 2 mg की लोराज़ेपाम दी, बट उन्हें नींद नहीं आई। 3 बजे 2 mg की मिडाज़ोलम दी, बट नींद नहीं आई। लोराज़ेपाम और मिडाज़ोलम के रिपीटेड डोज दिए, बट उन्हें नींद नहीं आई। वो उन्हें 25 mg प्रोपोफोल, पावरफुल एनेस्थेटिक, वो डाइल्यूट करते हैं प्रोपोफोल को लिडोकेन के साथ ताकि पेन रिड्यूस हो इंजेक्शन देते वक्त। इस तरीके से वो प्रोपोफोल देते हैं अराउंड 10:40 AM। 11 से 12 बजे के बीच डॉक्टर मुरे कहते हैं कि वो बाथरूम गए, तभी खाली उन्होंने माइकल जैक्सन को अकेला छोड़ा। जब वो रिटर्न आते हैं तो वो देखते हैं माइकल इज़ नॉट ब्रीदिंग, माइकल सांस नहीं ले रहे और अनरिस्पॉन्सिव हो गए। उसके बाद वो इमीडिएटली 911 पर कॉल नहीं करते, वो कॉल करते हैं माइकल के असिस्टेंट को इंस्टेड ऑफ 911 और दूसरों से मदद मांगते हैं, बट वो खुद कॉल नहीं करते। फाइनली 12:20 पर 911 पर कॉल जाता है। आफ्टर 82 मिनट्स डिले अब 12:26 को स्पेशलिस्ट आते हैं उनके घर पर। वो आकर चेक करते हैं तो माइकल ब्रीथ नहीं कर रहे थे और उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उन्हें फटाफट CPR दिया गया और उन्हें रोनाल्ड रेगन UCLA मेडिकल सेंटर लेकर गए। 2:26 पर
आफ्टरनून में माइकल को ऑफिशियली डेथ डिक्लेयर किया जाता है, मतलब माइकल जैक्सन इस दुनिया में नहीं रहे। कॉज ऑफ डेथ बताया जाता है ड्यू टू एक्यूट प्रोपोफॉल इंटॉक्सिकेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो हाई डोज ऑफ ड्रग प्रोपोफॉल उन्हें दिया गया, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब प्रोपोफॉल है एक पावरफुल एनेस्थेटिक, ये यूजुअली हॉस्पिटल में दिया जाता है। पेशेंट को अनकॉन्शियस बेहोश करने के लिए दिया जाता है सर्जरी के पहले, और ये देते वक्त प्रॉपरली मॉनिटरिंग करना पड़ता है, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, ब्रीदिंग। अब माइकल जैक्सन के केस में क्या था, क्या उन्हें जब हाई डोज दिया गया प्रोपोफॉल का कंबाइन करके दूसरी सारी मेडिसिन के साथ, तो उन्हें आ गया कार्डियक अरेस्ट और उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर मूरे के ऊपर कार्रवाई होती है। जब इंटरनेट पर मैंने रिसर्च किया तो इंटरनेट पर 3 मिस्टेक्स जो हमने भी मार्क की, सेम वही मिस्टेक इंटरनेट पर है। एक तो उन्होंने प्रोपोफॉल दिया विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट और मॉनिटरिंग। सेकंड, ही लेफ्ट हिम अनअटेंडेड, मतलब जब डॉक्टर मुर्रे बाथरूम गया था तब माइकल जैक्सन के पास कोई भी डॉक्टर नहीं था, वो अकेले थे। अब थर्ड, डिलेड कॉलिंग 911, क्यों देरी की उन्होंने 911 पर कॉल करने के लिए। अब जब लोगों को भी ये सब चीज़ें पता चली तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें सोची। किसने सोचा गलती से माइकल की मौत हुई है, तो किसने सोचा उसे मरवाया गया है। मुर्रे को 4 साल की जेल होती है, बट 2 साल में उसे छोड़ दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। I don't read all the things written about me. I wasn't aware that the world thought I was so weird and bizarre. But when you grow up as I did in front of 100 million people since the age of 5, you're automatically different. My childhood was completely taken away from me. There was no Christmas, there was no birthdays. Those were exchanged for hard work, struggle and pain, and eventual material and professional success. But as an awful price, I cannot recreate that part of my life. And that's why I love children and learn so much from being around them. I realize that many of our world's problems today, from the inner city crime to large-scale wars and terrorism and our overcrowded prisons, are a result of the fact that children have had their childhood stolen from them. The magic, the wonder, the innocence of a child's heart are the seeds of creativity that will heal the world. आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर, टाइम ट्रैवलर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। तो आपके पास जब भी टाइम हो ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।